हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं करंट अफेयर्स की विशेष कड़ी में, जिसमें हम आपके समक्ष प्रतिदिन आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन के 28 नवंबर तक अपडेटेड करंट अफेयर्स की पुस्तक के ऑब्जेक्टिव सेट्स के एक सेट्स के साथ, और उसी सिलसिले में आज फिर मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो हमारा सेट है वह सेट है हमारा सेट नंबर 4, और सेट नंबर 4 पर हम लोग आज बात करेंगे। और सेट नंबर 4 हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होगा नहीं होगा, इसके महत्वपूर्ण कई प्रश्न आपको जब आप इसे देखेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा। इसीलिए आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार की परीक्षाएं हो, दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की एक विशेष महत्ता है। और इसी विशेष महत्ता को समझते हुए आपको करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेना है और इसे जमकर पढ़ना है। मेरे साथ आप प्रतिदिन जुड़ते रहिए रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। निश्चित तौर पर ये पुस्तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यदि आप ठीक से अभ्यास कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको करंट अफेयर्स में तकलीफ नहीं होगा। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 4 के पहले प्रश्न पर चर्चा आज। और पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। हमारा पहला प्रश्न है 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया। ठीक है, तो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, याद रखिएगा। और इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी तक किया गया 2020 ईस्वी में। 3 से 7 जनवरी तक। कई बार आप लोग पूछते हैं कि इसमें केवल नवंबर की ही क्वेश्चंस हैं, अक्टूबर के ही क्वेश्चंस हैं, या जनवरी से नवंबर यानी पूरे वर्ष का क्वेश्चन है। तो यहां आपको स्पष्ट पता चल पा रहा होगा कि ये जनवरी के 20 में प्रश्न है, फरवरी के भी हैं, मार्च के भी हैं, यानी जनवरी से लेकर के नवंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है, वैसे प्रश्नों को हमने आपके समक्ष इस पुस्तक के माध्यम से पेश किया है। और अब उसके वीडियो डिस्कशन के साथ भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। चलिए, तो अपने वादे के अनुसार मैं 4 नंबर सेट के पहले प्रश्न पर बात कर रहा हूं। और पहला प्रश्न 3 जनवरी 2007, 3 से 7 जनवरी तक आयोजित किया गया था 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। कहां? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। और इसका थीम यानी इसका विषय कह सकते हैं था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। क्या था? आपको सेंटेंस अधूरा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो यह आपको पूरा लगेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, यानी ग्रामीण विकास में, गांवों के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, इसी विषय पर इसमें चर्चा किया गया। और जैसा कि इसके नाम से भी आपको अवगत होंगे आप कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो इसमें विज्ञान से संबंधित चीजों पर ही चर्चा की जाती है। तो ये इसका थीम था इस वर्ष का। आप याद रखिएगा कि 2021 में यानी अगले वर्ष 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित किया जाएगा, यह भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित किया जाएगा 2021 का 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, क्लियर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है। विखो ओयूसु का निधन हाल ही में हो गया, वे कहां के विधानसभा अध्यक्ष थे? क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। तो विखो ओयूसु ये नागालैंड के, कहां के? नागालैंड के विधानसभा अध्यक्ष थे। और ये विधानसभा अध्यक्ष थे तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका क्षेत्र राजनीतिक से संबंधित था, और ये राजनेता थे। और ये नागालैंड की एनडीपीपी पार्टी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता थे। किस पार्टी के? एनडीपीपी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता थे। कौन? विखो ओयूसु। इनका निधन हो गया। तो ये कहां के विधानसभा अध्यक्ष थे? नागालैंड के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। किस गोताखोर ने 145 घंटे तक पानी के अंदर रहने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो ये बड़ा ही
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये अनूठा भी है, अपने आप में एक अनोखेपन से समाहित यह प्रश्न है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि 145 घंटे तक लगातार पानी में रहा और यह रिकॉर्ड बनाने का जो काम किया हुआ है सद्दाम अल किलिनी ने किया है। किसने किया है? सद्दाम अल किलिनी ने किया है। ये मिस्र के एक तैराक हैं। कहां के? मिस्र के एक तैराक हैं और इन्होंने 145 घंटा प्लस 30 मिनट, ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में आपको मोटा मोटी आंकड़ा देकर के भी पूछा जा सकता है तो वैसे ये गलत नहीं है, लेकिन एक्यूरेट की बात करें तो 145 घंटे 30 मिनट तक ये पानी में रहे थे। यानी दिन के हिसाब से बात करें तो ये लगभग 6 दिन तक पानी के अंदर रहे और यह करके इन्होंने क्या किया? विश्व रिकॉर्ड कायम किया। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम इन्होंने दर्ज करवा लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ विकल्पों पर। तो हसन अली आपको विकल्प दिख रहा होगा। हसन अली क्या है? हसन अली पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। कहां के? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। ठीक है, रे क्लेमेंस दिख रहा है, तो रे क्लेमेंस फुटबॉलर हैं इंग्लैंड के। कहां के? इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं। ठीक है, और राजीव टोपनो भारत के एक सिविल सेवा अधिकारी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 17 वर्षीय एक बालक को प्रदान किया गया है जिसका नाम है सादात रहमान। और सादात रहमान कहां के रहने वाले हैं? तो बांग्लादेश के 17 वर्षीय किशोर मतलब युवावस्था से नीचे और 10 बाल्यावस्था से ऊपर की अवस्था को ही किशोरावस्था कहते हैं। तो ये 17 वर्षीय किशोर कहां का? बांग्लादेश का है, सादात रहमान नाम है और इसे ही दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। किस लिए दिया गया? तो याद रखिएगा, इनके द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया था जिसका नाम था साइबर टीन एप्स। क्या था? साइबर टीन्स ऐप। साइबर टीन्स ऐप। साइबर टीन ऐप्स क्या था भाई? तो टीन एजर के लोगों को साइबर से संबंधित जागरूकता प्रदान करने के लिए यह ऐप इसके द्वारा बनाया गया था और इसी ऐप के डेवलपमेंट हेतु सादात रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किड्स राइट संस्था के द्वारा दिया जाता है। किड्स राइट संस्था के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? किड्स राइट संस्था के द्वारा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम। सबसे पहले बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसी सिलसिले में 2020 में जो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसकी थीम, उसका विषय जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी भय के पत्रकारिता करना ही इस वर्ष का क्या था? थीम था, विषय था। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा पत्रकारिता को लेकर के कि विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक जारी किया गया 2020 का। उसमें भारत का रैंक 142वां है। वैसे मैं पहले भी आपको बतला चुका हूं। और इसमें फर्स्ट यानी शीर्ष देश जो है वह नॉर्वे है। और कौन है? नॉर्वे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीजा किस देश ने जारी किया है? ठीक है, गोल्डन वीजा जारी करने वाला देश है वह आपका यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। तो 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीजा जो जारी किया है, यह गोल्डन वीजा इसने निम्न श्रेणी के लोगों के लिए, ठीक है, निम्न श्रेणी के लोगों के लिए जारी किया है। परंतु कुछ मामलों में इन्होंने पीएचडी धारकों, ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को भी आने जाने के लिए छूट दिया है और अपने वीजा कानूनों में क्या किया है? परिवर्तन किया है, संशोधन
किया। ठीक है, तो ये किसने किया? यूएई ने किया है। और यूएई के शासक के बारे में याद रखिएगा तो शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम, क्या नाम है? शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम। ठीक है, ये यहाँ के शासक हैं। कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के। यहाँ की राजधानी संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? अबू धाबी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड यानी पक्षी महोत्सव 2020 का आयोजन होगा। इसमें थोड़ा सा सुधार करिएगा, ये महोत्सव 2020 नहीं बल्कि 2018 में हुआ था। कहां हुआ था? 2018 में हुआ था। पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बर्ड महोत्सव 2018 का आयोजन हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था तो ये आपको बतलाना है। चलिए, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। कौन है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। कहां है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ये इसी में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड यानी पक्षी महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके अलावा आपके विकल्प में जो है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये राजस्थान में है। ठीक है, और नीलगिरी जैविक पार्क पाकी होता है, पाकी कुछ नहीं होता, ये तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। जो बाइडेन ने किसे व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं और इसी राष्ट्रपति के संपन्न चुनाव में आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के नेता और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करके नए राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड कायम किया और ये 46वें राष्ट्रपति होंगे। और ये कब शपथ ग्रहण करेंगे? तो जनवरी 2021 में शपथ ग्रहण करेंगे। इस चुनाव में इन्होंने कई रिकॉर्ड्स कायम किए। पहला यह कि ये सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति हो गए अमेरिका के। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन हो गए? जो बाइडेन हो गए और ये 46वें राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये सबसे अधिक मत हासिल करने वाले, सर्वाधिक उम्र और सर्वाधिक वोट दोनों प्राप्त किया इन्होंने। अब तक इतना वोट किसी ने प्राप्त नहीं किया था जितना कि इन्होंने इस वर्ष अपने चुनाव में प्राप्त किया। सर्वाधिक वोट दोनों प्राप्त किया। ठीक है, इनको कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुआ? तो 306। और डोनाल्ड ट्रंप को कितने सीटों पर? तो 232 सीटों पर। और इस चुनाव में इन्होंने जीत हासिल करने के बाद उपराष्ट्रपति, इनके साथ साथ उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने रॉल क्लैन को, किनको? रॉल क्लैन को अपना व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। किनको? रॉल क्लैन को। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि रॉल क्लैन इनके साथ इनके चीफ ऑफ स्टाफ, जो बाइडेन के पर्सनल चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में 2009 से 11 की अवधि में काम कर चुके हैं इनके साथ। किस अवधि में? 2009 से 2011 की अवधि में जो बाइडेन के व्यक्तिगत चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में इन्होंने कार्य किया है और अब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में ये कार्य करेंगे। ठीक है, क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हुरून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? भारत तो दानवीरों की धरती रही है। यहां दानवीर कर्ण भी थे और दानवीर अजीम प्रेम जी भी हैं। ठीक है, दानवीर कर्ण थे तो दूसरे अब कौन हो गए हैं? अजीम प्रेम जी हो गए हैं। और हुरून इंडिया के द्वारा यह लिस्ट जारी किया गया 2019-20 के सेशन के लिए। इस सेशन में सबसे अधिक दान अजीम प्रेम जी ने किया है। इन्होंने कुल 7904 करोड़ रुपए दान किए हैं। इनके बारे में आप जानते होंगे कि ये आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं। आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं। कौन? अजीम प्रेम जी। उसके मालिक भी हैं वर्तमान में।
अजीम प्रेम जी, इन्होंने 7904 करोड़ रुपए का दान केवल कर दिया, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी से 16 गुना ज्यादा है। जितना मुकेश अंबानी ने दान किया उसका 16 गुना किसने दान किया? अजीम प्रेम जी ने दान किया। तो सवाल है कि मुकेश अंबानी ने कितना दान किया? तो याद रखिएगा कि मुकेश अंबानी ने मात्र 458 करोड़ रुपए का दान किया। कितने का? 458 करोड़ रुपए का दान किया। ठीक है, 458 करोड़ रुपए का दान किया और दानवीरों की सूची में इनका नाम तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो दूसरे स्थान पर शिव नाडर रहे, जो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के संस्थापक शिव नाडर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इन्होंने कितना दान किया? तो इन्होंने 795 करोड़ रुपए दान किया। 795 करोड़ रुपए का दान किया। किन्होंने? शिव नाडर ने। और जैसा कि आप जानते होंगे, हमने बतलाया भी है कि शिव नाडर की इकलौती संतान रोशनी नाडर HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की वर्तमान में मालिक हैं और वह भारत की सबसे अमीर महिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि महिला T20 चैलेंज को, महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट को मिनी वुमेन IPL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी वुमेन IPL, मिनी वुमेन IPL कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 2018 ईस्वी में हुई थी। स्वाभाविक है, 2018, 2019 और 2020, मतलब ये इसका तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन था। केमा एडिशन था? थर्ड एडिशन था। देखिए, जब 2018 में शुरुआत हुई तो 18 और 19 में किसने जीता था? 18 और 19 यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों एडिशन किसने जीता था? आपका सुपरनोवाज ने जीता था। किसने जीता था? सुपरनोवाज ने जीता था। फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन सुपरनोवाज ने जीता था। हमने इसके बारे में क्या बताया? मिनी IPL का था, मिनी वुमेन IPL, मिनी वुमेन IPL। और ये इसका तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन था। तो सुपरनोवाज 2018 में जीता था, 2019 में भी जीता था। लेकिन पहली बार कह रहा है किस टीम ने जीता? तो ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता। किस टीम ने जीता पहली बार? ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता। ट्रेल ब्लेजर्स के कप्तान स्मृति मंधाना है। आप लोग जानते होंगे इनको, ये महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना। बड़ा क्यूट चेहरा है इनका, इनको आप लोग जानते होंगे। और सुपरनोवाज की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, भारी भरकम पंजाबी शरीर वाली, जिन्होंने की एक बड़ा पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ वर्ष पहले अपनी पहचान कायम की थी। वो सुपरनोवाज की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। तो फाइनल जो शारजाह में 2020 का फाइनल जो शारजाह में आयोजित हुआ, इस फाइनल मुकाबले में 16 रन से ट्रेल ब्लेजर्स ने हरा दिया किसको? सुपरनोवाज को, और पहली बार महिला T20 चैलेंज खिताब पर कब्जा किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 17वां भारत आसियान शिखर बैठक नवंबर 2020 कहां संपन्न हुआ? ठीक है, दरअसल ये 2020 में आयोजित जितने भी कार्यक्रम हुए हैं अधिकांशतः वर्चुअली आयोजित हुए हैं, यानी आभासी रूप में आयोजित हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुए हैं। तो 17वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ आपका वियतनाम की अध्यक्षता में वर्चुअली, यानी किस रूप में? आभासी रूप में आयोजित हुआ। किस रूप में हो? आभासी रूप में आयोजित हुआ। आभासी रूप में आयोजित हुआ। और ये भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? भारत आसियान का सदस्य तो नहीं है, फिर भी भारत और आसियान के देशों के बीच ये शिखर सम्मेलन इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि 1990 में एक नीति लाई गई थी। एक नीति लाई गई थी, पूर्व की ओर देखो। क्या नीति लाई गई थी?
पूर्व की ओर देखो नीति लाई गई थी। कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी गया है कि पूर्व की ओर देखो नीति का संबंध है किस क्षेत्र से, तो विदेश नीति से संबंधित है। किस नीति से? विदेश नीति से संबंधित है पूर्व की ओर देखो। ठीक है, तो पूर्व की ओर देखो के तहत भारत सरकार दक्षिण एशियाई देशों के साथ यानी आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार बढ़ावा देगी, इस मसले पर ही एक नीति बनाई गई थी जिसको कहा गया था पूर्व की ओर देखो नीति। और उसी के तहत निर्धारित कार्यक्रमों के तहत यह प्रतिवर्ष भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है और यह 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2020 में। किसकी अध्यक्षता में? वियतनाम की अध्यक्षता में। और इस कार्यक्रम में याद रखिएगा कि किन विषयों पर चर्चा की गई, तो चर्चा की गई मुख्यतः दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद के मुद्दे पर। चूंकि दक्षिण चीन सागर को लेकर के चीन साउथ एशिया देशों के साथ कई बार उलझता रहा है और आतंकवाद को लेकर के भारत को पाकिस्तान बहुत ही परेशान करता रहा है और पाकिस्तान को चीन समर्थन करता है। तो भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर और दक्षिण एशियाई देशों ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर क्या किया? चर्चा किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जापान के नए राजा कौन है? जैसा कि आप जानते हैं जापान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं है, यह स्पष्ट कर लीजिएगा। और इसीलिए यहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वह निर्वाचित नहीं होते हैं, वह वंशानुगत होता है। ठीक है, और उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो जापान के नए राजा जो बने हैं वह राष्ट्राध्यक्ष कहलाते हैं और ये नए राजा जो बने हैं इनका नाम है नारोहितो और ये जापान के 126वें राजा हैं। क्या है? जापान के 126वें राजा हैं। कौन? नारोहितो। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री के बारे में याद रखिएगा कि शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात उन्हीं के पार्टी के नेता योशिहिदे सुगा को जापान का प्रधानमंत्री बनाया गया और ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आप लोग कई बार पीडीएफ की मांग करते हैं, तो जो भी सेट्स का डिस्कशन होता है उन सेट्स के सभी पीडीएफ आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव के टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ के लिए रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम चैनल को अवश्य ही ज्वाइन कर लें। किस चैनल को? रुक्मिणी प्रकाशन लाइव देख सकते हैं आप और इसे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर लें, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आप जानते हैं भारत सरकार के द्वारा गंगा की साफ सफाई के लिए कई प्रयास किए गए हैं, कई योजनाएं चलाई गई है। उसी में एक आपका कार्यक्रम है नमामि गंगे कार्यक्रम। क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम और यह गंगा की साफ सफाई से संबंधित है। गंगा की साफ सफाई को प्रोत्साहित करने से संबंधित कार्यक्रम है और इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चाचा चौधरी को। किनको? चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी के नाम से आपको एक कार्टून टाइप का वीडियोज मिलता है, वही चाचा चौधरी जो उस कार्टून वीडियो में काम करते हैं उन्हीं को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रियंका चोपड़ा की बात कर लें तो ये भारत की जानी मानी अभिनेत्री हैं और इनको हाल ही में बी फिज पार्ले एग्रो द्वारा बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा? तो पार्ले एग्रो कंपनी द्वारा। ठीक है, अमिताभ बच्चन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं और गौरव भाटिया तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2020 में किसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बिमल जुल्का कार्यरत थे। बिमल जुल्का के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात कुछ दिनों से यह पद खाली था। तत्पश्चात यशवर्धन कुमार सिन्हा को, किनको?
यशवर्धन कुमार सिन्हा या वाईके सिन्हा भी कह सकते हैं, इनको नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद ये नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम देखिएगा, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम देखिएगा, तो ये हॉकी इंडिया अध्यक्ष के, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया। रमेश लक्ष्मी नारायण देख लीजिए, तो रमेश लक्ष्मी नारायण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये HDFC बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी CIO है किस बैंक के? HDFC बैंक के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका पोएट लॉरेट सम्मान 2020, पोएट लॉरेट सम्मान 2020 चलिए देख लीजिएगा। पोएट लॉरेट सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो जावेद अख्तर को दिया गया है। किसके तरफ से? तो इसका, इस पुरस्कार का पूरा नाम याद रखिएगा, टाटा लिटरेचर पोएट लॉरेट सम्मान। ठीक है, क्या नाम है? टाटा लिटरेचर पोएट लॉरेट सम्मान 2020 किनको दिया गया? तो जावेद अख्तर को दिया गया। ये क्या है? भारत के जाने माने अभिनेता हैं और कवि हैं, साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये डॉक्टर ऑर्थो नामक कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। डॉक्टर ऑर्थो का, इनका प्रचार आपने देखा होगा। डॉक्टर ऑर्थो के भी ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? जावेद अख्तर। इसके अलावा याद रखिएगा कि इनको 2020 में ही रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार भी दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 भी इनको दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 भी इनको दिया जा चुका है। किनको? जावेद अख्तर को। ये भी आप याद रखेंगे। गुलजार आपको दिख रहा होगा विकल्प में, तो गुलजार का कई बार पूछा जाता है इनका मूल नाम। तो गुलजार एक शायर हैं, फिल्मी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनका पूरा नाम है संपूर्ण, मूल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इनका क्या है? मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। नेहा कक्कड़ संगीत गायक हैं, महिला गायक, और कंगना रनौत क्या है? फिल्म अभिनेत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा टेनिस खिलाड़ी 1000 ATP टूर मैच खेलने वाला या जीतने वाला, कर दीजिए, जीतने वाला विश्व का चौथा खिलाड़ी बना है? तो ATP टेनिस के 1000 ATP टूर जीतने वाला खिलाड़ी, चौथा खिलाड़ी जो बना है वह आपके हैं राफेल नडाल। ये कहां के हैं? राफेल नडाल स्पेन के हैं। कहां के हैं? राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, बात करिएगा नोवाक जोकोविच की, तो ये सर्बिया के हैं। सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं और लिएंडर पेस कहां का है? भारत के। लिएंडर पेस भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब देखिएगा कि ये जब 1000 ATP टूर जीतने वाले चौथे खिलाड़ी हैं, तो पहले, दूसरे और तीसरे खिलाड़ी कौन है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 1000 ATP टूर नहीं जीता है? या तो 3 दे दे फालतू और पूछ ले कौन जीता है। ठीक है, तो चौथा खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल। तो इनसे पहले 3 याद रखिएगा। पहला जिम्मी कॉननोर्स, जिम्मी कॉननोर्स, क्या नाम याद रखिएगा? जिम्मी कॉननोर्स। दूसरा नाम याद रखिएगा रोजर फेडरर। दूसरा नाम क्या याद रखिएगा? रोजर फेडरर। और तीसरा नाम याद रखिएगा, क्या? तीसरा नाम है इवान लेंडेला। इवान
लैंडला। क्या है तीसरा? इवान लैंडला। ठीक है, तो ये 1000 एटीपी जीतने वाले इस दृष्टिकोण से कौन? राफेल नडाल हो गए चौथे, पहला जिमी कॉनोर, दूसरा रोजर फेडरर और तीसरा इवान लैंडला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अल्सेन ओटारा किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अल्सेन ओटारा किस देश के चुने गए हैं? तो आइवरी कोस्ट। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। आइवरी कोस्ट का तीसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं कौन? अल्सेन ओटारा। पहली बार ये 2010 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और इनका पहला टर्म रहा 10 से 15 तक। दूसरा टर्म इन्होंने लगातार पुनः फिर 2015 से 20 तक रहे और फिर तीसरी बार जीते हैं कब? 2020 में ये पुनः तीसरे टर्म के लिए जीते हैं और ये कब तक रहेंगे? 2025 तक आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। याद रखिएगा कि ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इस चुनाव में 94% वोट हासिल किया। कितना प्रतिशत वोट? 94% वोट हासिल करके तीसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति बने हैं। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि आइवरी कोस्ट की राजधानी कहां है? तो यमसोउक्रो। यह ध्यान देने योग्य इसलिए है क्योंकि जो भी नए चर्चा के विषय होते हैं थोड़े से भी चर्चित होते हैं, जैसे वहां का कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई उपराष्ट्रपति बन गया, कोई प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, तो वह देश चर्चा में आ जाता है और उसकी राजधानी, मुद्रा इत्यादि, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आइवरी कोस्ट की राजधानी कहां? यमसोउक्रो है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फराज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? फराज खान फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे और वे एक अभिनेता थे। उन्होंने फरेब जैसी फिल्मों में काम किया था। उनकी फरेब और मेहदी जैसी फिल्म में उन्होंने काम किया था। लंबे समय से वे क्या थे? बीमार चल रहे थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कहा जा रहा था कि उनके पास अपने मेडिकल बिल का भुगतान करने भर भी पैसा नहीं था और कई समाचार पत्रों ने यह भी दिखलाया था कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सलमान खान उनका मेडिकल बिल का भुगतान कर रहा है। तो लंबे समय से बीमार थे फराज खान, इनका निधन हो गया और ये फरेब और मेहदी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। 4 नवंबर को इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व वन्यजीव कोष की रिपोर्ट के आधार पर 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व वन्यजीव कोष, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले याद रखिएगा क्या, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। इसका मुख्यालय कहां है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। किसका? विश्व वन्यजीव कोष का। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें विश्व के कुल 100 शहरों को, विश्व के कुल 100 शहरों को 2050 तक पानी के खतरे में बताया और भारत के 30 शहरों को, 30 बड़े बड़े शहरों को, कई बड़े शहर भी इसमें शामिल हैं, 30 शहरों को, भारत के 30 शहर को पानी के संकट से ग्रसित होने की संभावना बतलाई। कब तक? 2050 तक भारत के 30 शहर पानी के संकट से जूझ सकते हैं, जबकि विश्व के कुल कितने शहर? 100 शहर पानी संकट से जूझेंगे। यह इस रिपोर्ट के आधार पर आया है, आंकड़ा आया है। और याद रखिएगा कि विश्व वन्य जीव कोष का काम क्या होता है? तो यह पर्यावरण अवनयन को रोकना इसका मुख्य कार्य होता है और साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित बेहतरीन कार्यों को प्रोत्साहित करना भी इसका काम होता है। ठीक है, चलिए अब आज के अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इस सेट का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। 2020 में भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? ठीक है,
पन्ना टाइगर रिजर्व आपने नाम सुना होगा क्या? पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को जब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में बदला गया तो यह खूब चर्चा में रहा, और इसलिए यह आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने क्या किया है? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। और इसके साथ ही यूनेस्को द्वारा 129 देशों में तकरीबन 714 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है, बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की जा चुकी है। कितने देशों में? विश्व के 129 देशों में 714 बायोस्फीयर रिजर्व। कितने? 714 बायोस्फीयर रिजर्व। कहां? 714। और भारत का किसको बदला गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व में बदल दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा, दुधवा नेशनल पार्क है, यह उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर जिला में, पंचमढ़ी होशंगाबाद एमपी में है। ये कहां है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। ये आपका यूपी में है। और डालमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। डालमा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? झारखंड में स्थित है। तो ये सेट नंबर 4 के 20 महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्नों पर हमने आज आपके समक्ष चर्चा किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं टीटीआई यानी ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको निश्चित तौर पर इन प्रश्नों को खूब अच्छे से बनाना चाहिए, खूब अच्छे से इसका अभ्यास करना चाहिए। और आपको इस किताब के ऑब्जेक्टिव सेट्स में कुल कितने मार्क्स आते हैं, इसके प्रैक्टिस के लिए हमने इसमें ओएमआर सेक्शन दिया हुआ है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख सकते हैं 20 प्रश्न दिए गए हैं एक सेट में, और उसके लिए नीचे आपको ये ओएमआर का सेक्शन दिख रहा होगा। इसमें आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करें, जैसे सेट बनाते हैं ठीक उसी प्रकार इससे में इसका भी प्रैक्टिस कर लें, और उसमें आपका कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने प्रश्न गलत होते हैं, इस आधार पर आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और वह डाटा हमारे साथ भी साझा करें कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, जिससे हमें भी यह पता चल सके कि आपकी तैयारी में हम कितना योगदान कर पा रहे हैं। रुक्मिणी प्रकाशन और रुक्मिणी प्रकाशन की यह पुस्तक आपको कितना मदद कर पा रही है। तो आप अपने स्कोर और प्रश्नों की प्रकृति, साथ ही साथ पुस्तक और डिस्कशन के बारे में भी कोई फीडबैक देना हो तो वो हमें जरूर दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रतिदिन आप लोग जुड़िए रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर, और करंट अफेयर्स के इस भरपूर आनंदमयी डिस्कशन का आनंद उठाइए और अपने आप को लाभान्वित करिए। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको मेहनतरत रहने के लिए, प्रयत्नशील रहने के लिए, संघर्षरत रहने के लिए मैं आपको बार बार बोलूंगा। तो आप अपने आप को प्रयत्नशील रखिए, सफलता की ओर बढ़ते रहिए, अपने कदम को बढ़ाते रहिए। और कहा भी गया है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो थक्कर मत बैठिए, चलते रहिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। इसी आशा, उम्मीद, शुभकामनाओं और भरोसे के साथ कि कल पुनः फिर मिलेंगे आपके समक्ष, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।